हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय कोचिंग क्लासेस एएसएस कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन सीरीज में आप लोग का स्वागत है। हमने क्वेश्चन सीरीज जो शुरू किया है तो उसमें हमने पिछले कक्षा में ट्रांसफार्मर चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन ट्राई किया था। तो आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसे आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आने वाले आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम जब हो उसमें आप अच्छे से नंबर ला पाइएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक अच्छे से समझ के देखिएगा। और हमारा निर्देश है कि वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद हमारा लेक्चर सुनिएगा ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो उसका हमारा पहला क्वेश्चन है आज। तो क्वेश्चन है हमारा, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजिशन इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कहा जाता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें हमारा पॉइंटर जीरो से उठाने के लिए कौन सा फोर्स कार्य करता है। आप लोगों ने बाइक का मीटर देखा होगा दोस्तों। तो बाइक का मीटर जो होता है उसमें हमारा यहाँ पे जीरो से शुरू होता है। तो हमारा ये मीटर जो है वो उठता है, तो ये यहाँ जीरो से मीटर जो उठता है तो उसको उठाने के लिए हमारा कौन सा फोर्स कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा जो मीटर है इसको इधर उठाने के लिए कौन सा फोर्स कार्य करता है। तो हमारा फोर्स जो है दोस्तों, फोर्स तीन प्रकार का होता है। एक होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है, और एक होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, एक होता है कंट्रोलिंग फोर्स और एक होता है हमारा डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो तीन प्रकार का हमारा फोर्स होता है। तो दो ऑप्शन तो हमारा पहले से कट जाएगा, ये दो ऑप्शन बचा, ये दो हमारा रहेगा। तो दो में से क्या होता है कि कंट्रोलिंग फोर्स जो होता है, कंट्रोलिंग फोर्स दोस्तों हमारा जो ये पॉइंटर है वो ऊपर की ओर उठता तो ठीक है, लेकिन वो कहीं रुकता है तो ये जो रुकता है उसको कंट्रोल करता है कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होता है वही हमारा जीरो से दोस्तों उसको उठाने के लिए फोर्स का कार्य करता है। ठीक है, तो बचा डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स क्या करता है कि आप पुराने बाइक में देखे होंगे कि मीटर हमारा हिलने लगता है, ये सुई पॉइंटर हिलने लगता है, तो वही उसको रोकने के लिए हम डैम्पिंग फोर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जो कि हमारा जीरो से पॉइंटर को उठाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है कि मीटर आप कभी देखे होंगे तो उसमें से एक मीटर ऐसा होता है जिसमें कि ये हमारा पॉइंटर है, तो इसमें यहाँ पे कुछ लोड दे दिया जाता है जिसके कारण वो ग्रेविटी के कारण कंट्रोल होता है। तो ग्रेविटी के कारण कंट्रोल होता है तो उसको हम किस स्थिति में रखेंगे, तो उसको हम वर्टिकल पोजीशन पे रखेंगे दोस्तों, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, क्योंकि उसको अगर हम क्षैतिज पे रखेंगे दोस्तों या इंक्लाइन रखेंगे तो ये हमारा ग्रेविटी कंट्रोल जो है ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्केल। कहा जाता है कि ये स्केल जो है इसका नाम हमारा क्या है। तो ये फिगर है दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसका नाम हमारा नॉन लाइनर स्केल है। क्यों, क्योंकि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबरिंग है ये दोस्तों एक तरह का नहीं है, एक नज़दीक पे है फिर धीरे धीरे दूर होते गया फिर नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, आरा तिरछा है, तो इसीलिए ये गैर रेखीय पैमाना होगा, नॉन लाइनर स्केल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एरर इज कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। ठीक है, कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग को गलत स्थिति के कारण कौन सा त्रुटि होता है। कहा जाता है कि हम इंस्ट्रूमेंट को गलत स्थिति में रख दिए, जैसे कि हम ऊर्ध्वाधर वाला बोले तो उसको हम अगर क्षैतिज में रख देंगे तो वो हमारा गलत रीडिंग देगा, तो वो हमारा कौन सा एरर के अंतर्गत आएगा। तो वो दोस्तों हमारा उपकरण के कारण हो रहा है, तो वो हमारा डिवाइस एरर होगा, उपकरण त्रुटि। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर 1 ओम एंड बिलो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेसी। कहा जाता है कि 1 ओम या 1 ओम से नीचे के प्रतिरोध को मापने के लिए हम किस मीटर का प्रयोग करते हैं। तो 1 ओम या 1 ओम से नीचे को मापने के लिए दोस्तों हम सन टाइप ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द
थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन एडवांस मेगा ओम मीटर। कहा जाता है कि मेगा ओम मीटर जो होता है उसमें 2 टर्मिनल रहता है, लेकिन आजकल का एडवांस मेगा ओम मीटर में क्या है कि 3 टर्मिनल दिया जाता है। तो वही कहा गया है कि वो तीसरा टर्मिनल हमारा किस काम के लिए दिया जाता है। तो वो तीसरा टर्मिनल दोस्तों हमें सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में है हमारा गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द शंट रेजिस्टेंस मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिगर है। तो ये जो हमारा बीच में पत्ती लगा हुआ है ये हमारा मैग्नीन का लगा हुआ है। तो ये तांबा यूरेका नाइक्रोम का नहीं है क्योंकि उससे तार बनता है। तो ये पत्ती जो है ये हमारा मैग्नीन का है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी मैग्नीन। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 169 का। व्हाट इज द रीजन फॉर द मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल। कहा जाता है कि मूविंग कॉइल में जो होता है वो यूनिफॉर्म स्केल में क्यों होता है, क्योंकि ये जो मीटर है वो बराबर में क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है दोस्तों जब करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का रहता है तो दोस्तों वो हमारा यूनिफॉर्म स्केल में होता है। और अगर ये हमारा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर में रहेगा दोस्तों तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म में रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में देख पा रहे होंगे आप कि ऑप्शन ए में है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है तो दोस्तों तो यही हमारा राइट आंसर होगा। और आगे का ऑप्शन आप देख लीजिएगा जिसमें से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूनिवर्सली है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी यूनिवर्सली है तो नहीं होगा, और इसमें स्क्वायर है तो ये नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो यूनिफॉर्म में होता है, और अगर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 170 का। विच एरर ऑफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूसली ऑन नो लोड। ठीक है, तो कहा जाता है कि यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सा त्रुटि है। तो आपने पहले का अगर एनर्जी मीटर देखा होगा दोस्तों तो पहले जो हमारा एनर्जी मीटर आता था वो हमारा डिस्क टाइप आता था, इस टाइप से, जिसमें यहाँ पे हमारा स्पिंडल लगा हुआ रहता था। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा पोजीशन ऑफ आयरन कोर ऑफ कॉइल का था। ठीक है, तो इस टाइप से आपका डिस्क रहता था, डिस्क एनर्जी मीटर। आजकल तो एडवांस आ गया है दोस्तों, इलेक्ट्रिक डिजिटल मीटर आया है तो वो तो खैर अलग है, लेकिन आपको आंसर तो इसका देना होगा। तो यही कहा जाता है कि ये डिस्क एनर्जी मीटर में होता क्या था कि आप अगर कोई लोड नहीं दिए हैं फिर भी ये घूमते रहता था, जिसके कारण से आपका बिल उठते रहता था। तो वही कहा जाता है कि वो घूमते रहता था तो वो उसका कौन सा त्रुटि कहलाता था। तो वो त्रुटि दोस्तों हमारा ऑप्शन डी क्रीपिंग एरर कहलाता था, रेंगने की त्रुटि। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते थे, तो यहाँ पे हम 2 होल बना देते थे जिससे कि उसे रोका जा सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी क्रीपिंग एरर। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सीटी इफ इट्स सेकेंडरी इज केप्ट ओपन। कहा जाता है कि यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आप लोग को बताया था कि ट्रांसफार्मर चैप्टर पे कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक सीटी करंट ट्रांसफार्मर और एक पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यही इसमें कहा गया है कि सीटी ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग था उसमें हम सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला क्यों नहीं रखते। ठीक है, खुला रखेंगे तो क्या होगा, तो उसको हम अगर खुला रखेंगे दोस्तों तो वो हमारा बर्न हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न आउट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में रहेगा दोस्तों तो उसको खुला रख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए सीटी ट्रांसफार्मर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड एग्रेस शंट टाइप ऑफ मीटर। कहा जाता है कि शंट प्रकार का ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। अगर ड्रेनिंग ऑफ बैटरी, तो ये नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो आगे का ऑप्शन है हमारा मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगला है एडजस्ट द करंट ऑफ सेफ वैल्यू, तो ये भी नहीं होगा।
राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट। ठीक है, पॉइंटर को शून्य समायोजित में समायोजित करने के लिए करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 173, विच मटेरियल इज यूज टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कहा जाता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक कंट्रोल स्प्रिंग के द्वारा भी होता है। दो प्रकार का होता है, एक ग्रेविटी कंट्रोल होता है जो कि आपको दिखाया था कि पॉइंटर के नीचे हम कुछ वजन डाल के उसको ग्रेविटी के द्वारा कंट्रोल करते हैं, और एक स्प्रिंग के द्वारा होता है। तो स्प्रिंग के द्वारा जो होता है वो हमारा कौन सा पदार्थ से स्प्रिंग बना हुआ होता है, तो वो हमारा दोस्तों फॉस्फर ब्रॉन्ज से बना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट द सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क्स। कहा जाता है एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है। तो एनर्जी मीटर को आप लोग को पता होगा कि उसको इंडक्शन मीटर भी कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इंडक्शन इफेक्ट के ऊपर वो कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 175 का, विच इज द पोजिशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड द स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, तो मैंने पहले बार बताया था आपको ग्रेविटी कंट्रोल जिसको हम वर्टिकल पे रखते थे, और इस बार आया स्प्रिंग कंट्रोल। तो हम स्प्रिंग कंट्रोल को दोस्तों हम किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर वो स्प्रिंग कंट्रोल रहा तो उसको हम किसी पोजीशन पे रख सकते हैं, एनी पोजीशन, और अगर वही हमारा ग्रेविटी कंट्रोल रहा तो उसको हम सिर्फ वर्टिकल पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मीटर का क्या नाम है। ये मीटर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, हमको भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना दिख रहा है कि यहाँ पे एक डैश टाइप का है। तो आपको पता होगा कि डैश टाइप किसके लिए होता है, तो वो डीसी के लिए होता है, और एसी के लिए क्या होता है, तो ऐसा सिंबल होता है। और अगर ये और ये दोनों रहा तो उसका मतलब वो एसी डीसी दोनों में होगा। तो इस पर हम देख पा रहे होंगे सिर्फ एक डैश टाइप में है, तो ये हमारा कंफर्म है कि डीसी होगा, एसी डीसी नहीं होगा दोस्तों, एसी डीसी नहीं होगा और एसी भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, फिगर देख लीजिएगा और डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर लगा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा विच इंस्ट्रूमेंट इज एन तो अगला क्वेश्चन है हमारा 177 का, विच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जिसमें हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं इसमें हमारा कौन सा मीटर होगा। तो एसी वोल्ट मीटर में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है, डीसी वोल्ट मीटर में भी नहीं होता है। तीसरा है एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर में हमारा रिकॉर्ड रहता है दोस्तों, तभी तो हम पेमेंट करते हैं, बिल देते हैं ना आप लोग। तो हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल पे एनर्जी मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ द क्रीपिंग एरर इज कंट्रोल्ड इन एनर्जी मीटर। मैंने पहले वाला क्वेश्चन पे आपको बताया कि ये हमारा एनर्जी मीटर है, जिसपे वो कि हमारा क्रीपिंग एरर क्या था कि वो नो लोड पे भी घूमते रहता था। तो उसको कम करने के लिए मैंने क्या बताया था कि उसमें 2 होल करते थे जिससे कि वो कम किया जा सके। तो यही आंसर होगा हमारा। तो देख सकते हैं ऑप्शन पे किस पे है, डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा रेटेड वोल्टेज को कम करके, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है प्रेरण भार को बढ़ाकर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन टी है बाय एडजस्टिंग द ब्रेक मैग्नेट पोजीशन, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बाय ड्रिलिंग 2 होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इसमें 2 होल करके हम उसको क्रीपिंग एरर को कम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 179 का, वाई द स्केल ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग अनयूनिफॉर्म स्केल। इस बार कहा गया कि एमआई टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो अनयूनिफॉर्म में क्यों होता है। तो आपको पहले भी हमने बताया था कि यूनिफॉर्म में क्यों होता है, जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का होता है, और वो अनयूनिफॉर्म कब होता है, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है, अनयूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ये आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए है डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो ये तो यूनिफॉर्म स्केल के लिए होगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टली डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों।
मैंने बताया था पहले कि नॉन यूनिफॉर्म में डिफ्लेक्टिंग फोर्स आई स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसमें स्क्वायर ऑफ करंट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 180 का। क्या कहता है, विच सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर इज काज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहा जाता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आता है तो हमारा कौन सा एरर होगा, तो वो हमारा दोस्तों प्रभाव त्रुटि होगा, इन्फ्लुएंस एरर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक फिगर से है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे फिगर। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वाट मीटर। कहा जाता है कि ये फिगर जो है ये कौन सा वाट मीटर है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि दो एलिमेंट लगा हुआ है और यहाँ पे 3 फेज दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है 3 एलिमेंट 4 वायर वाट मीटर। तो 3 एलिमेंट 4 वायर वाट मीटर नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। मैंने देखा कि वहाँ पे 2 एलिमेंट लगा हुआ था और 3 फेज सबका सप्लाई था, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज विद एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग। तो डैम्पिंग का प्रकार है 2-3, तो उसमें से कहा जाता है कि एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग हम किस में प्रयोग करते हैं दोस्तों, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, या डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। तो हमारा जो एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग है दोस्तों वो हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विथ न्यूट्रल कनेक्शन। तो न्यूट्रल हमारा प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन पे है कि हम न्यूट्रल कनेक्शन के साथ कौन सा एनर्जी मीटर प्रयोग करते हैं। तो वो हमारा कहाँ प्रयोग किया जाता है, सिंगल फेज पे। तो ऑप्शन देख सकते हैं 3 फेज पे हमारा न्यूट्रल का काम जरूरी नहीं है, तो सिंगल फेज राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से फिगर वाला है दोस्तों, फिगर वाला सब आप रट लीजिएगा। देख सकते हैं कुछ इस टाइप से अगर फिगर रहा तो आवृत्ति मीटर का प्रकार कौन सा है, तो वो दोस्तों हमारा कौन सा है, मैकेनिकल रिस्पॉन्स टाइप। ठीक है, यांत्रिक अनुवाद प्रकार का, याद रखिएगा इसको। राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट। तो सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, ओम वोल्ट होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 186 का। तो कहा जाता है कि why 2 straight holes are provided in the एल्युमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर। कहा जाता है कि जो हमारा डिस्क एनर्जी मीटर था उसमें हम 2 होल क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों वो क्यों करते हैं, क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी है, टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से फिगर पे है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। तो फिगर को आप फिर से देख लीजिएगा अच्छे से। यंत्र का नाम क्या है, तो इस यंत्र का नाम दोस्तों एब्सोल्यूट उपकरण है। ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, तो याद रखिएगा इसको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 188 का, जिसमें कहा जाता है कि चल वाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो डैम्पिंग टॉर्क आपको क्या बताया कि जो हमारा मीटर होता है उसमें जो पॉइंटर होता है वो हिलते रहता है पुराने बाइकों में, तो उसको कम करने के लिए हम करते हैं डैम्पिंग टॉर्क का उपयोग। तो वही कहा गया है कि वाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो वही कहता है कि डैम्पिंग फोर्स में हम मतलब कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में हम डैम्पिंग फोर्स क्यों उपयोग करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैक्स द नीडल मूवमेंट फास्टर, तो ये नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी है हेल्प्स द डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज एक्ट फास्ट, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन सी है ब्रिंग्स द नीडल टू इट्स जीरो पोजीशन, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन डी है अरेस्ट द नीडल विदाउट एसोलिएशन, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 189 का।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। कहा जाता है कि चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के कोर का क्या कार्य है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्थिर विक्षेपण बल को मजबूत करता है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। कंट्रोल द नीडलेज मूवमेंट, सुई की गति को नियंत्रण करता है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। प्रोवाइड्स मीटर विथ मैक्सिमम सेंसिटिविटी, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो ये हमारा आयरन कोर जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बराबर बांटता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप। ठीक है, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स को एक समान वितरण करता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 119 का। विच पैरामीटर इज द काउज ऑफ लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो कहा जाता है कि हमारा लोडिंग इफेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में किसके कारण होता है। जैसे कि आप कभी फ़ोन भी यूज किए होंगे तो वो भी कभी देखते हैं ऑफ से ऑन करते हैं तो कुछ लोडिंग लेता है। उसी प्रकार मीटर भी हमारा लोडिंग लेता है, तो वो किस कारण से लेता है। तो वो हमारा दोस्तों लो सेंसिटिविटी के कारण लेता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लो सेंसिटिविटी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा फिर से फिगर से है, तो फिगर आप देख लीजिएगा। यंत्र का नाम बताइए। तो जहाँ भी इस प्रकार का यंत्र का फिगर रहा तो ये हमारा कौन सा प्रकार का है, आकर्षण प्रकार चल लो, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच मीटर इज यूज टू मेजर रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ ए मोटर। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बाइक चलाते वक्त चालान काट देता है, मीटर वो तुरंत माप लेता है, तो उसके हाथों में कौन सा मीटर रहता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि विच मीटर मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देख सकते हैं कि एनर्जी मीटर जो है दोस्तों वो तो एनर्जी मेजर करता है, एम्पियर मीटर करंट मेजर करता है, और सेंटर जीरो आर्म मीटर ये भी करंट मेजर करेगा। तो हमारा टेकोमीटर इज राइट आंसर होगा, जो कि हमारा घूर्णन गति को मेजर करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 193 का। कहा जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। कहा जाता है कि चल लो प्रकार के उपकरण की पहचान आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे कि ये हमारा मीटर है, इसमें जो यहाँ पे जो हम मेजर करते हैं ये अगर छिपा दिया जाए, क्योंकि यहीं पे तो उसका लिखा हुआ रहता है कि वो मूविंग आयरन है, वो मूविंग कॉइल है। ठीक है, तो उसको अगर छिपा दिया जाए तो आप कैसे पहचानिएगा। तो उसको पहचानने के लिए दोस्तों अगर आपको पता होगा, अगर देखे होंगे तो, कि अगर वो डीसी रहा तो उसके पीछे साइड हमारा ये पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क किया हुआ रहता है, और अगर एसी रहा तो वो नहीं रहता है। तो ठीक है, तो इसका हमारा कहा जाता है कि मूविंग आयरन है। तो मूविंग आयरन यानी कि एसी, तो वो हमारा कैसे पहचानेंगे, तो नो टर्मिनल मार्किंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 194 का। कहा जाता है विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो इससे पहले एक फिगर दिया हुआ था दोस्तों जिसका आंसर था एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, तो वही हमारा गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 195 का। विच फोर्स प्रोड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कहा जाता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। तो वही जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि जीरो से ऊपर की ओर कौन सा फोर्स ऊपर पॉइंटर को उठाता है, तो वही कह रहा है कि उसमें पॉइंटर को गति कौन पैदा करता है। तो वो हमारा दोस्तों डिफ्लेटिंग फोर्स करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफ्लेटिंग फोर्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 196 का। कहा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का कार्य क्या है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का कार्य क्या है, कि वो रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि एनर्जी मीटर था तो वो हमारा रिकॉर्ड रख रहा था, हम बिल दे रहे थे, उस वही पूछा जाता है कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का कार्य क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, रजिस्टर्स द क्वांटिटी, मात्रा को दर्ज करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विच पोजिशन एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ग्रेविटी कंट्रोल रीड्स एक्यूरेटली। ठीक है, तो कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये मीटर है, इसमें एक यहाँ पे लोड दे दिया जाता है जो गुरुत्वाकर्षण बल पे कार्य करता है,
तो उसको काम करने के लिए हम किस स्थिति में उसको रखते थे, तो वर्टिकल पोजीशन पे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 198 का, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जहाँ भी आपको इलेक्ट्रोडायनेमो शब्द मिला दोस्तों, तो आप आंख बंद करके उस क्या मारिएगा, पावर पे, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमो से वाटमीटर बनता है और वाटमीटर किसके लिए होता है, तो पावर के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 199 का, हाउ टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, तो कम इनपुट प्रतिबाधा रखेंगे। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, कीप्ड हाई इनपुट इम्पीडेंस, तो यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। उच्च आगत प्रतिबाधा रखेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, इनपुट पे हम हाई इम्पीडेंस रखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 मिली एम्पियर विद 1 मिली एम्पियर मीटर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, तो जिसे मैं तो यहाँ पे करके तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको आंसर बता दूंगा। और बाकी अगर आपको कहीं से अगर आप जानते हैं तो उसका न्यूमेरिकल करके आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर बता दूंगा। कहता क्या है कि हमारा 1 मिली एम्पियर का मीटर है, उसमें हमको 10 मिली एम्पियर का मेजर करना है, तो उसके लिए हमें कितना ओम का उसमें शंट प्रतिरोध लगाना होगा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3 ओम का। ठीक है, तो मैं आंसर बता दिया। अगर आप लोग को पता है तो ये आप लोग के लिए होमवर्क कहिए या कुछ कहिए, तो आप उसे कमेंट पे बताइएगा हमें। ठीक है, तो चलिए हमारा वीडियो आज का ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ITI का एग्ज़ाम का तैयारी जारी रखिए। बाय बाय।